अस्सलाम वालेकुम। ये एंड्रॉयड स्टूडियो की हमारी पहली क्लास है। इसमें हम जो है ना एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने एंड्रॉयड के बारे में बहुत बेसिक जो है ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो हम उन्हीं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जो है ना अपनी एक पहली एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें कोई भी हम ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे जो अब तक हमने पढ़ी नहीं है। तो अभी तक हमने जो व्यूज़ और लेआउट्स पढ़े हैं उनके साथ ही हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम जो है नेक्स्ट क्लास में जब एक और टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हम जो है ना उन तीन चीज़ों को मिला के एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। उससे नेक्स्ट में और चीज़ें पढ़ेंगे। तो आस्ता आस्ता फिर हम जितने टॉपिक जो हैं वो कवर करते जाएंगे, तो उनके साथ हम एक एक एप्लीकेशन जो है ना वो बनाते जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। इसमें ये मेरे कुछ पुराने जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा था, लेकिन आपके पास ये शो नहीं हो रहे होंगे। ये ब्लैक जो है ना आपके पास स्क्रीन शो हो रही होगी, तो आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस साइड पे डिफरेंट जो है ना वो आपके पास डिवाइसेस जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये फ़ोन और टैबलेट्स की एप्लीकेशन है। वेयर ओएस है जिसमें वॉचेज़ होती हैं हमारी। अगर आपने कोई वॉच के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, या फिर एंड्रॉयड टीवी के लिए आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है, या ये जो डिफरेंट टाइप्स के मल्टीमीडिया या एलसीडीज़ जो हमारी गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं उनके लिए अगर आपने बनानी है। तो फिलहाल हम फ़ोन एंड टैबलेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक जो है ना बनी बनाई एक्टिविटीज़ हैं जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ऑलरेडी जो है ना वो बनी हुई हैं। तो हम जो है ना एम्प्टी एक्टिविटी के साथ जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी के क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपके एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। इधर आप कुछ भी अपनी एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई फर्स्ट ऐप। उसके बाद ये पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम खुद ब खुद जनरेट होता है। ये एक्चुअली क्या है कि एक एप्लीकेशन की एक यूनिक आइडेंटिफायर है। इसकी बेस पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो दूसरों से डिफरेंट जो है ना वो स्टैंड करती है। लेट्स सपोज अगर माई फर्स्ट ऐप के नेम से प्ले स्टोर पे 10,000 एप्लीकेशन हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैसे जो है ना पता चलेगा कि ये डिफरेंट ऐप है, ये डिफरेंट ऐप है उसके पैकेज नेम से। उसके बाद ये सेव लोकेशन है कि आपने अपना प्रोजेक्ट किस जगह पे सेव करना है। इस पर आप इस बटन पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज या बैकएंड की हमारे पास कोटलिन है या जावा, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एसटीके वेरिएंट है। अच्छा, ये क्या होता है? ये हमारे एंड्रॉयड के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड 16 है, 17 है, 29 है, 30 तक है। अभी सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है वो एंड्रॉयड 11 या एपीआई 30 एंड्रॉयड आर भी इसको कहते हैं। अच्छा, इधर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी भी छोटे वेरिएंट में अपनी ऐप बनाएं। लेट्स सपोज मैं जो है ना एंड्रॉयड 16 पे एक ऐप बनाता हूँ, तो वो मेरी एप्लीकेशन ऊपर वाले सारे वर्जन्स में रन हो जाएगी। ठीक है, वो एंड्रॉयड 4 पे भी चल जाएगी, एंड्रॉयड 4.4 पे, 5, 6, 11 तक हर एक पे चल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐप हम एंड्रॉयड 11 पे बनाएंगे तो वो उससे नीचे वाले किसी भी वर्जन में नहीं चलेगी। मतलब मेरी एंड्रॉयड 11 पे मैंने ऐप बनाई है तो एंड्रॉयड 10 पे कभी भी नहीं चलेगी। अच्छा, जब ये चीज़ है तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि हम सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं वो एंड्रॉयड 4.1 में क्यों नहीं बना लेते हैं, क्योंकि वो जैसे कि मैंने बताया कि उससे ऊपर वाले सारे वर्जन में रन हो जाती है। तो उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो इसके बाद वाले एंड्रॉइड्स में आए थे। लेट्स सपोज मैं अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट मेरे ख्याल में जो है ना एंड्रॉइड 6 या इससे ऊपर जो है ना वो आया था। तो अगर हम एंड्रॉइड 6 से नीचे वाला कोई वेरिएंट यूज़ करेंगे तो उसमें हम फिंगरप्रिंट की जो फंक्शनैलिटी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें उस जो है ना मिनिमम फिंगरप्रिंट के लिए एंड्रॉइड 6 जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने एक जो है ना दरमियान में कम्बिनेशन बनाना है अपने रिक्वायरमेंट की बेस पे कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी चल जाए, और वो जो है ना उसमें मुझे जो फंक्शनैलिटी चाहिए वो उसमें फंक्शनैलिटी भी आ जाए। अच्छा, उसके बाद इधर सिंपल हेल्प पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट जो है ना एंड्रॉइड के वर्जन है। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं एंड्रॉइड 16 पे क्लिक किया है तो ये तकरीबन जो है 99.8% जो एप्लीकेशन है ना उन पे ये रन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एंड्रॉइड 30 पे क्लिक किया तो ये सिर्फ 24.3% एप्लीकेशन फ़ोन्स पे रन होगी, बाकियों पे ये रन नहीं होगी। तो मैंने इस तरह का कोई दरमियान में ढूंढना है कि जो मेरी एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस पे भी चल जाए और मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकूँ। हाँ, अगर आपके फ़ोन में कोई इस तरह की आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेट्स सपोज आपने जो है ना वो फिंगरप्रिंट नहीं यूज़ करना, फेस रिकग्निशन नहीं यूज़ करना, तो आप सिंपल सबसे छोटे वाले वर्जन में बना लें। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि वो तकरीबन हर किस्म के फ़ोन के ऊपर जो है वो रन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने फिनिश के बटन पे क्लिक करना है। तो हमारी एप्लीकेशन को जो है वो कुछ बिल्ट इन जो है ना वो हमें फाइलें चाहिए, वो खुद ब खुद जो है ना हमारी एप्लीकेशन जो है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो उनको जनरेट कर लेगा। ये नीचे वाली साइड पे आपकी प्रोग्रेस आ रही होगी जहाँ पे अभी ये अपडेटिंग इंडेक्सेस आ रहा है, बिल्डिंग सिंबल्स आ रहा है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे पास जो है वो इसकी कह लें एप्लीकेशंस की जो सारी फाइल्स है वो जनरेट होकर हमारे सामने आ जाएंगी।
अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज़र इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, इस साइड पे सिंपल आपके टूल बार्स हैं, फाइल है, एडिट है, नेविगेट है, कोड है। आपको इनमें से भी फ़िलहाल कुछ भी जो है ना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं इन पे फोकस करना, अभी हमारे काम की नहीं है। जैसे जैसे कोई भी चीज़ हमारे काम की आएगी हम उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इस साइड पे हमारा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, वो अभी लोड हो रही हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे हमारी डीबगिंग स्क्रीन होती है। ठीक है, डीबगिंग स्क्रीन पे क्या होता है कि आपके जो एरर्स होते हैं, जो एरर मैसेजेस होते हैं, वो आपको शो हो रहते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है, आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से मस्ट जो है ना वो कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि कुछ फाइल्स होती हैं जो आपकी डाउनलोड होनी होती हैं हर प्रोजेक्ट के साथ। तो एक दफ़ा जब प्रोजेक्ट रन हो जाता है, उसके बाद आप उस पर ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के साथ आपको जो है ना उसमें इंटरनेट जो है ना वो कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर इस साइड पे देखें, इधर हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, ये ग्रेडल है। ठीक है, ये चीज़ भी हम बाद में डिस्कस करते हैं क्या चीज़ होती है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारी सारी फाइल्स जो हैं वो लोड हो जाएँ। हम थोड़ा सा वेट करेंगे अपनी सारी फाइल्स जो है ना वो कंप्लीट लोड होने के लिए। इस साइड पे हम वेट करेंगे कि प्रोग्रेस हमारी कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई है। तो अब हम एक एक करके ना एंड्रॉइड की फाइल्स को देखते हैं। जो सबसे ऊपर ना ये एंड्रॉइड का जो बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें डिफरेंट व्यूज़ हैं। व्यूज़ ये हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं वो किस जो है ना वो फार्म में आपके सामने जो है ना वो शो होंगी, पैकेजेस की फार्म में, एंड्रॉइड की फार्म में। तो हम जो काम करते हैं वो सारे के सारा हम एंड्रॉइड जो है ना व्यू उसमें हम देखते हैं। तो अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट इधर प्रोजेक्ट भी सिलेक्टेड है, तो आप एंड्रॉइड पे क्लिक करके इसको एंड्रॉइड की फार्म में शो करवा लेंगे। अच्छा, शुरू में टॉप पे हमारे पास जो है ना 2 मेन फ़ोल्डर्स शो हो रहे हैं, ऐप है और ग्रेडल स्क्रिप्ट है। हम ऐप को थोड़ा-सा इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर आगे 3 मेन फाइल्स बनी हुई हैं, रिसोर्सेज़ है, जावा है और मैनिफेस्ट है। अच्छा, मैनिफेस्ट को हम ओपन करते हैं, इसके अंदर एक एक्सएमएल की फ़ाइल पड़ी हुई है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक्सएमएल की फ़ाइल जो है ना इधर ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस जगह पे हम जितनी फाइल्स के ऊपर डबल क्लिक करते जाएंगे वो इधर ओपन होती जाएंगी। ठीक है, अभी ये फ़िलहाल जो पहले ही ओपन है मैं इनको बंद कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फ़ाइल है। अच्छा, ये मैनिफेस्ट एक्चुअली है क्या कि जैसे जो लोग वेब्स पे काम करते हैं उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि वेबसाइट की एक इंडेक्स फ़ाइल होती है जिसके अंदर सारी जितनी भी आगे वेबसाइट के पेजेस होते हैं। ठीक है, उनका सारा उसके अंदर रिकॉर्ड होता है और उसमें हम नेविगेट कर सकते हैं उनके थ्रू। तो इसी तरह जो है हमारी जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फ़ाइल है, ये हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है इसकी ये जो है वो मैनिफेस्ट फाइल है। हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इधर जो है ना वो उनका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, वो किस जगह पे हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, इसका बैकअप होगा कि नहीं होगा, इसका आइकन कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो हैं इधर होती हैं। जो सबसे ऊपर पहली वाली लाइन पे ठीक है एक्सएमएल का वर्जन लिखा हुआ है, सेम उसी तरह जैसे हम एचटीएमएल में कोडिंग करते हैं तो सबसे ऊपर एचटीएमएल लिखा होता है। तो ये फ़ाइल को बता रहा है कि ये एक्सएमएल की फ़ाइल है। उसके बाद ये हमारी जो है ना फ़ाइल का नाम है मैनिफेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये पैकेज है, ये खुद ब खुद सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं, आपको इनके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये टैग है एप्लीकेशन का, इसके अंदर हमारी सारी जो है ना एप्लीकेशन का सारा जो है वो डाटा स्टोर है। अच्छा, इस एक्सएमएल को हम थोड़ा सा समझने से पहले जो है ना थोड़ा सा हम एचटीएमएल को समझने की कोशिश करते हैं। तो एचटीएमएल को समझने के बाद हमारे लिए एक्सएमएल जो है ना वो समझना बहुत ही जो है ना वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैं इधर अपना नोटपैड ओपन करता हूँ, नोटपैड पे हम क्लिक करते हैं। तो अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो एक्सएमएल है ना ये एचटीएमएल की एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, कि ये बेसिकली एक्चुअली में ये है एचटीएमएल है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा नए फीचर्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, तो इसको एक्सएमएल बना दिया गया है। अच्छा, होता क्या है कि एक्सएमएल के एचटीएमएल के अंदर जो है हम सबसे पहले अपना टैग लिखते हैं कि एच टी एम एल। ठीक है, कि ये एच टी एम एल यहाँ से मेरी कोडिंग स्टार्ट होगी और इस जगह पे मेरी एच टी एम एल जो है वो क्लोज होगी। ठीक है, ये वाला जो बैक स्लैश होता है इसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि इधर से मेरा कोड जो है वो ख़त्म होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम अपनी वेब पेज जो है उसके उसको डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसको में जो है ना हेड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह हम हेड को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे बॉडी आ जाती है। ठीक है, और बॉडी को हम जो है वो नीचे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बॉडी का जितना भी सारी कोडिंग होगी वो इन दो टैग्स के दरमियान में आएगा। ठीक है, हेड की जो कोडिंग होगी वो इन दो टैग्स के दरमियान में आएगा और एचटीएमएल की जो सारी कोडिंग होगी वो इन बाहर वाले दो टैग्स के दरमियान में आएगा। अच्छा, अब टैग्स को एचटीएमएल में सॉरी एक्सएमएल में बंद करने का ना दो तरीका होते हैं। एक तो सिंपल क्या है कि हमने ये इस तरह स्टार्ट किया और उसके बाद उसके ये जो बैक स्लैश है इसके साथ हम इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसको अलहदा से क्लोज नहीं करना चाहते तो हम ये रिमूव करके ये जो हेड है उसके बाद ही साथ ये वाला साइन डाल देते हैं। तो हमारा जो है वो उसी जगह पे हमारा टैग शुरू भी हो गया और क्लोज भी हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और चीज़ होती है कि जो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज हेड का कलर कौन सा होगा, हेड का जो है ना वो फ़ॉन्ट कौन सा होगा, हेड की विड्थ कितनी होगी, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम जो इसका स्टार्टिंग टैग होता है इसके अंदर लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं हेड का कलर जो है
वो मैं ब्लू करना चाहता हूँ। मैं अभी ये प्रॉपर कोडिंग नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ना कंसेप्ट देने के लिए, तो मैं इस तरह लिखूंगा हेड के अंदर के कलर ब्लू। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट जो है मैं इसका सेंट्रिक गोथिक जो है ना वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर सेंट्री, ठीक है, गोथिक जो है ना वो लिख दूंगा। इसके बाद अगर मैं इसकी विड्थ जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना वो विड्थ इसकी जो है वो 300 जो है ना वो सेंटीमीटर हो, और इसकी हाइट जो है, ठीक है, वो इसकी 400 सेंटीमीटर हो। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी या एक व्यू के जितने भी उसके क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी हम उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हेड के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर लिख दी हैं। तो XML के अंदर भी एक्चुअली सेम यही चीज़ होती है। ठीक है, हम अपने बाहर लेआउट लगाते हैं, उसके बाद अंदर व्यूज़ लिखते हैं, व्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं, फिर हम उसको अलहदा से क्लोज कर लेते हैं या हम उसको बंद कर लेते हैं। तो अब ये चीज़ समझने के बाद मेरे ख्याल में हमारे लिए XML का जो कोड है वो समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अच्छा, ये एप्लीकेशन का जो टैग है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली, ये सारी के इस एप्लीकेशन का नाम क्या होगा वो उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर आ रही है। ठीक है, उसका आइकन क्या होगा, उसका लेबल क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। उसके बाद आगे एक्टिविटीज़ हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। अब एक्टिविटीज़ मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया, मे बी आपके जहन में होगा कि एक एप्लीकेशन की जो एक स्क्रीन होती है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, एक्टिविटी का स्टार्टिंग टैग ये वाला है और उसका क्लोजिंग टैग जो है वो ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर जो हमने नाम लिखने हैं वो ऑब्वियसली हम एक्टिविटी के स्टार्टिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं। उसके बाद एक्सपोर्टेड ट्रू या व्हाट्सएवर जो भी हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं वो सारी इसके अंदर होती हैं। अच्छा, ये जो 4 लाइन्स का कोड है ये एक्चुअली में क्या करता है कि ये करता है, ये जिस एक्टिविटी के अंदर हमने लिखा होगा, ठीक है, ये वो वाली एक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले रन होगी। अभी तो हमारे जो है ना एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही एक्टिविटी है जिसका नाम है मेन एक्टिविटी, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जनरेट हो गई है। तो ये कोड उसके अंदर लिखा हुआ है, ये 4 लाइन का। अच्छा, तो ये हो गई हमारी जो है ना वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, तो जिसके अंदर मैंने बताया कि हमारा ये सारा जो है ना वो डाटा होता है। अच्छा, उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं मैनिफेस्ट को। उसके बाद अंदर है जावा की फाइल। अच्छा, जावा के अंदर डिफरेंट हमारे फोल्डर्स बने होते हैं जो कि बेस करते हैं हमने जो पैकेज नेम रखा हुआ है। तो नीचे वाले 2 फोल्डर हमारे काम के नहीं है, ठीक है, वो खुद भी जनरेट होते हैं। सबसे ऊपर वाला ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो है अब हमारी 2 फाइल्स आ गई हैं, एक एक्टिविटी 2 है, एक मेन एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, हमारा बैकएंड का कोड है जावा का। ठीक है, तो मैं अगर जो है एक्टिविटी 2 पे क्लिक करता हूँ तो एक्टिविटी 2 से मेरे पास जो है ना जावा का एक्टिविटी 2 की बैकएंड फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। मेन एक्टिविटी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी जो है मेन एक्टिविटी की जावा फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। और फ्रंट एंड की जो फाइल जो है, हमारा जो सारा कोड है वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर होता है। इसके अंदर अब डिफरेंट 4 फोल्डर्स हैं। ठीक है, ड्राइबल में क्या होता है कि हमारे एप्लीकेशन का जितना भी मीडिया होता है इसके अंदर हमने जितनी पिक्चर्स यूज़ करनी है, जितने सॉन्ग्स यूज़ करने हैं, MP3 वीडियोस, लोगोस, जो भी सारी चीज़ें होंगी वो ड्राइबल फोल्डर के अंदर पड़ी होंगी। और लेआउट में क्या होता है, हमारा XML का फ्रंट एंड का कोड पड़ा होता है। अब ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, मेन एक्टिविटी 2 और मेन एक्टिविटी। और लेआउट्स में भी 2 हमारे पास फाइलें हैं, एक्टिविटी मेन और एक्टिविटी 2। अब ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मैं मेन एक्टिविटी पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो इसका XML फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अब XML फाइल के इस कॉर्नर में हम देखें तो हमारे पास 3 जो है ना इसको डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिज़ाइन वाला। ये मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर होता है। इसमें सिंपल अब हमारे ये बटन है तो बटन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद जो है ना हम अपना टेक्स्ट व्यू वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको लगा लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को मैंने क्लिक किया, इधर पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और मैंने टेक्स्ट व्यू का नाम जो है ना इधर से चेंज करके टेस्ट टेस्ट रख दिया। अच्छा, इस तरह भी हम अपना फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने उस दिन बताया था कि ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। ये किसी छोटे फ़ोन पे जाएगा तो उधर जाके ये ख़राब हो जाएगा, ये आपका बटन किसी जगह पे शो हो रहा है तो वो किसी और जगह पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो है ये एवोल्यूशन स्टेज में है कि इसके ऊपर जो है ना हम अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है वो नहीं बना सकते। उसके लिए हमें कोडिंग से जो है ना वो करना पड़ता है। तो उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो दूसरा कोड व्यू है जिसके अंदर हमारा सिंपल XML का कोड आ जाता है। ठीक है, तो ये भी बटन और टेक्स्ट व्यू जो मैंने ऐड किया था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा मोड है स्प्लिट मोड। तो हम जो काम करते हैं वो स्प्लिट मोड के अंदर करते हैं। तो इधर से हम अपनी विंडोज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं इस जगह पे जो भी फ्रंट एंड की कोडिंग करूँगा अपनी XML फाइल के अंदर, उसका डिज़ाइन जो है मुझे इस साइड पे शो होता रहेगा। अच्छा, जावा की जो फाइल्स हैं उसके ऊपर सी का लोगो शो हो रहता है और साथ डॉट जावा लिखा होता है। जो XML की फाइल है उसके साथ डॉट XML लिखा होता है और ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग का साथ में आइकन शो हो रहा है।
अच्छा, अब हम हमारे पास ये जो है ना फ्रंट एंड की ओपन हो गई है, ठीक है एक्टिविटी। तो हमने क्या करना है, एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि हमारी इतनी इतनी जो स्क्रीन है इसके ऊपर कोई हैप्पी बर्थडे मतलब इमेज जो है वो शो, और नीचे जो है ना मैसेज आ जाए हैप्पी बर्थडे टू अहमद। लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं अहमद कोई हमारा दोस्त है, तो हम नीचे जो है ना हैप्पी बर्थडे अहमद शो करवाना चाहते हैं। जो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया था कि हम जब मैंने जो आपको बूफे वाली एग्जांपल दी थी, सबसे पहले हम अपनी ट्रे जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी ट्रे यूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले ये अपने कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के इसकी जगह पे लीनियर लेआउट लगाएंगे। तो कुछ भी परेशान होने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको अपना जिधर तक कंस्ट्रेंट लेआउट लिखा हुआ है इसको हटा के इसकी जगह पे हम LIN लिखेंगे, ठीक है। लीनियर, तो नीचे जो है ना हमारे पास लीनियर लेआउट टॉप ही आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो अब हमारा लीनियर लेआउट ये आ गया। तो ये लीनियर लेआउट हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह पे हमारा जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर अंदर जितनी भी कोडिंग है वो सारी इस लीनियर लेआउट की है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू है। अब मैंने बताया था कि टेक्स्ट व्यू को क्लोज करने के दो तरीके होते हैं, ये तो सिंपल, अब मैं इस तरह जो है अपने टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर लूँ, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग। लेकिन अगर मैं इस तरह नहीं करना चाहता, मैं इसको हटा के सिंपल जो मेरा स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर ही मैं ये बैक स्लैश लगा देता हूँ, तो मेरा अब ये उसके अंदर ही क्लोज हो गया। और इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमें इस जगह पे शो हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट जो है ना हर टेक्स्ट व्यू की हर व्यू की जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। आप जो है वो सिंपल कुछ भी अगर आप इमेज व्यू लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप IM जो है ना ये स्टार्टिंग टैग शुरू कर स्टार्ट करके आप इमेज टाइप करेंगे तो नीचे जो है वो इमेज व्यू वो सिंपल हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के हम कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज व्यू मैंने स्टार्ट किया, उसकी हाइट रखी और ये इसको मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। क्लोज़ करने का फिर वही बात है, मैं इस तरह भी क्लोज़ कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर टैग लगा के भी इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज आपको याद नहीं है कि कौन कौन से व्यूज़ हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक जो है वो शीट शेयर की थी जिसका लिंक मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चीट शीट थी एंड्रॉयड लेआउट्स चीट शीट। अच्छा, इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने सारे व्यूज़ हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अब लेट्स सपोज मैं एक सबसे पहले इमेज व्यू लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इमेज व्यू का इधर से मैंने कोड कॉपी किया और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आके मैंने फिलहाल ये सारी चीज़ें अपनी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दी और इधर आके मैंने इमेज व्यू का कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। अच्छा, सबसे ऊपर एक आईडी होती है, आईडी को फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, हम बाद में देखेंगे ये क्या होती है। उसके बाद इसकी विड्थ होती है, हाइट होती है और इसका स्केल टाइप होता है। अच्छा, विड्थ क्या है इमेज व्यू की, कि आप जो है ना इसकी कितनी जो है ना स्क्रीन के ऊपर जगह ले, इसके अंदर हम डिफरेंट तरीक़ों से इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको अगर विड्थ को मैं मैच पेरेंट कर दूंगा तो इसका क्या मतलब है कि जो फ़ोन है उसका जितना साइज़ है ये इमेज व्यू वो पूरे साइज़ को कवर कर लेगा। लेकिन इसको अगर मैं हार्ड कोड करना चाहता हूँ, मैं 300, ठीक है, DP लिख दूंगा, तो अब ये मेरा इतनी इतनी जगह पे इमेज आएगा, ठीक है। मैं इसको हटा के 400 DP लिख देता हूँ, तो आप साइड पे देख रहे होंगे कि ये जो है अब इसने पूरी जगह को ब्लू पे मैंने क्लिक किया है तो ये सारी जगह को इसने कवर कर लिया है। तो सिंपल मैं अभी चाहता हूँ कि मेरी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट ही हो। उसके बाद हाइट जो है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि नीचे मेरा टेक्स्ट व्यू जो है वो इस जगह पे शो हो, सारी स्क्रीन पे इमेज नहीं शो हो। तो मैं इसकी जो है ना 500 DP जो है मैं इसकी हाइट देख लेता हूँ। अब मेरा इमेज व्यू जो है वो जितनी भी स्क्रीन होगी उसके इतने इतने हिस्से पे मेरा इमेज व्यू शो होगा और नीचे वाले हिस्से पे मैं जो भी अपना दूसरा व्यू रखना चाहता हूँ वो। अच्छा, उसके बाद ये इमेज सोर्स है, ये एक्चुअली क्या है कि ये जिस जगह पे हमारा इमेज पड़ा हुआ है उसका लिंक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारी इमेजेस पिक्चर्स जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हमारी ड्राइबल फोल्डर में पड़ी होती हैं। तो हम एक इमेज लेते हैं, गूगल पे जाते हैं, हम इधर सर्च करते हैं, ठीक है, हैप्पी बर्थडे इमेजेस, ठीक है। मैंने सर्च किया तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इधर से कोई भी जो मुझे पसंद आती है मैं जो है वो ठीक है, ये वाली पिक्चर जो है ये पिक्चर मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को मैंने इधर से सेव किया और मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको इमेज 1 के नाम से मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने ड्राइबल फोल्डर के अंदर आपके इमेजेस रखने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप सिंपल उधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी तरीका क्या है कि हम इस पर जब लेफ्ट क्लिक करेंगे इसके ऑप्शन ओपन होंगे तो इधर आके हम इसको ओपन इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। अब क्या हुआ है कि ये जो ड्राइबल फोल्डर है वो एक्सप्लोरर पे मेरे पास ओपन होके आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये मेरे पास जो है ना इसका फोल्डर ओपन हो गया आ गया। अगर वैसे मैं इसको ओपन करता तो सबसे पहले मुझे निम्नटिक्स में जाना पड़ना था, फिर माई फर्स्ट ऐप, इस तरह जाने पड़ते थे। तो उसकी बजाय मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको उधर से ओपन कर लिया। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे जो मैंने इमेज रखा है उसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने इमेज हमने रखा था
ठीक है, ये वाला इमेज रखा था। तो इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर आके मैं इस फ़ोल्डर के अंदर अपने इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, जब इस फ़ोल्डर के अंदर आपने कोई भी इमेज रखना है, आपने सिर्फ 3-4 चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी है। एक तो क्या है कि किसी भी जो फ़ाइल आपने इधर रखनी है, उसके नेम के अंदर जो है आपका क्या कहते हैं स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है? आपने स्पेस रिमूव कर देनी है। उसके बाद वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और तीसरे नंबर पे इसके अंदर कोई कैपिटल लेटर नहीं आना चाहिए। 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए और नेम जो है वो काउंटिंग या किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने इमेज 1 रखा और इसको मैंने अब इधर से बंद कर दिया अपना। अब मैं दोबारा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आता हूँ, मैंने ड्राइबल को ओपन किया तो मुझे ये इमेज इस जगह पे शो हो रहा है, ठीक है? मैंने इधर इसका लिंक डाला, ठीक है? सिंपल मेरा फ़ोल्डर कौन सा था? ड्राइबल फ़ोल्डर था। तो मैंने @ डाल के ड्राइबल लिखा तो मुझे ड्राइबल के अंदर जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी शो होना स्टार्ट हो गई। मैंने इमेज पे क्लिक किया तो ये देखिए मेरा इमेज इस जगह पे आ गया है, ठीक है? अब इसके बाद नीचे मैं जो है ना एक टेक्स्ट व्यू शो करना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट व्यू का मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं अपनी शीट पे आता हूँ, मैं इधर से टेक्स्ट व्यू का कोड जो है वो उठाता हूँ और इसको कॉपी करके, ठीक है, मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आपने हम जो लीनियर लेआउट लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि लीनियर लेआउट का जो है हम अपना इसकी 2 ओरिएंटेशन होती है, या हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। तो इसको अभी हम इसकी ओरिएंटेशन इधर देंगे, ठीक है? मैंने इधर ओरिएंटेशन लिखी और मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो मैं वर्टिकल पे क्लिक किया, तब मेरा ये जो टेक्स्ट व्यू है ये उसके नीचे आ गया, ठीक है? इसके बाद मैंने इसकी विड्थ जो है ये भी मैंने मैच पे रख दी, ठीक है? और आईडी को हम डिलीट कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमारे काम का नहीं है। और हाइट जो है वो मैं इसको 20 dp कर देता हूँ, ठीक है? 20 dp, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ 40 dp। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है साइज की, रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट क्या है कि जितना बड़ा हमारा टेक्स्ट होता जाएगा ऑटोमेटिकली हमारी उसकी नीचे स्पेस बड़ी होती जाएगी। मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ हैप्पी, ठीक है, बर्थडे अहमद, ठीक है? वो टेक्स्ट मेरा नीचे जो है वो शो हो रहा है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे अहमद। अब इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं इधर साइज़ लिखूंगा तो मेरे पास जो है वो टेक्स्ट साइज़ का ऑटोमेटिकली टैग आ गया। उसके अंदर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 40 dp कर देता हूँ। तो हैप्पी बर्थडे अहमद जो है वो इधर आ रहा है। अब इसको मैंने अगर सेंटर में करना है तो एक टैग होता है ग्रेविटी, ठीक है? उस पर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने सेंटर कर दिया। अच्छा, अब आपने टैग्स के बारे में परेशान नहीं होना है, ठीक है? लेट्स सपोज आपको टैग्स नहीं याद रह रहे हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, इधर डिज़ाइन व्यू में जाना है, ठीक है? जब आपने एक दफ़ा पीछे कोडिंग कर ली है, अब मैं इमेज पे मैंने क्लिक किया तो इस साइड पे मेरे पास सारे ऑप्शन जो हैं वो इमेजेस के ओपन हो गए हैं। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट के सारे ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं, ठीक है? लेट्स सपोज इधर मैं जो है ना इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। पहले इसका कलर ब्लू है, तो अब मैं इसका कलर जो है वो मैं रेड करना चाहता हूँ। तो मैं रेड पे क्लिक किया, मेरे टेक्स्ट का आप देख रहे हैं कलर जो है वो रेड हो गया, ठीक है? उसके बाद टेक्स्ट साइज़। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये उससे डिफरेंट नहीं है, ठीक है? मैंने इधर दोबारा आया, मैं टेक्स्ट साइज़ जो है वो 40 के बजाय जो है ना मैं 60 करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैंने अपने दोबारा टेक्स्ट व्यू पे क्लिक किया और उसके बाद मैं नीचे आके ये 40 है, तो इधर मैंने क्या किया, इधर मैं अपना टेक्स्ट साइज़ कर देता हूँ 60। तो अब एक्चुअली में हुआ क्या है, जब मैं अपने कोड में आता हूँ तो मैंने क्या देखा है कि मेरा टेक्स्ट साइज़ इधर भी ऑटोमेटिकली 60 हो गया है। तो वो इधर डिज़ाइन व्यू से क्या हो रहा है एक्चुअली में कि हमने जो उधर चीज़ की है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इधर भी उसकी कोडिंग होती जा रही है। अच्छा, मैंने जो बनाना था हमारा बन गया है, तो मैं अब जो है ना इसको इस बटन पे क्लिक करता हूँ और एमुलेटर के हम अंदर देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन एक्चुअल में रन होकर कैसी होगी। तो इस स्पेस पे हमारा एमुलेटर जो है वो रन होगा। तो हम वेट करते हैं एमुलेटर रन हो जाए और उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन वो किस तरह की नज़र आती है। अच्छा, एक्चुअली में ये एमुलेटर होता क्या है, ये एक पूरा फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन है जो हमारे सिस्टम के अंदर क्रिएट हो जाता है और उसके ऊपर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस रन होती हैं। एमुलेटर पे काम करना जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि अगर आपकी 4 जीबी जो है ना वो रैम है तो उसके अंदर एमुलेटर ही इतनी जगह ले लेता है। तो उसकी बजाय अगर आप अपना अलहदा से आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो आप केबल के साथ इसमें कनेक्ट कर लेंगे तो इस जगह पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इधर आप अपने मॉडल पे क्लिक करेंगे और जब आप ये प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन के ऊपर जो है वो रन हो जाएगी। ये नीचे हमारी ग्रेडल बिल्ड जो है ना फाइल हो रही है। ग्रेडल जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। एक्चुअली में ये क्या करता है कि ये सारी फाइल्स को कंबाइन करता है। कंबाइन करने के बाद जो जो हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनको जो है ना अरेंज करके उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है ना रन करता है। तो ये जो है ना ग्रेडल फाइल बिल्ड होने में काफ़ी टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट भी लग जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना। और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद खुद ब खुद आपकी फ़ाइल जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अब नीचे ये देखें इंस्टॉल का बटन आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने जो एप्लीकेशन बनाई है वो हमारे फ़ोन के अंदर या डिवाइस के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो रही है, ठीक है? तो ये देखिए हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन होके हमारे फ़ोन के अंदर आ गई है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि हमने हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है? मैंने जो अपनी कहते हैं कि इमेज व्यू को मैंने जो स्पेस दी थी, ठीक है, 500 dp, उसी ने हमारी स्क्रीन कवर कर लिया, हमारे नीचे वाला मैसेज नहीं शो हो रहा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इधर 500 की बजाय
मैं इसको 400 कर देता हूँ अपनी लेंथ को, ठीक है। 400 करने के बाद अब मैं जब दोबारा अपने जो है ना अप्लाई चेंजेस और रीस्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा से मेरी जो है ना ग्रेडल फाइल जो है वो बिल्ड होगी और मेरी एप्लीकेशन दोबारा से रन होगी, ठीक है। ये चेंजेस अप्लाई हो गए हैं और मेरी एप्लीकेशन दोबारा रन हो गई है। तो अब मेरा हैप्पी बर्थडे अहमद जो है अब नज़र आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा कट हो रहा है। तो अपने इमेज की हाइट जो है इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, हम इसको यही रहने देते हैं। हम अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है उसको 60 की बजाय हम 40 कर लेते हैं। 40 करने के बाद जो है, ठीक है, हम दोबारा से अपने जो है ना एप्लीकेशन को रन करते हैं और अब हम देखते हैं कि अब हमारा एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखें हमारा जो है ना इमेज इधर आ गया और नीचे जो है ना हैप्पी बर्थडे अहमद जो है वो शो होना स्टार्ट हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये सारा कोड जो अभी मैंने किया है ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना नेक्स्ट मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, बिल्कुल सेम इसी तरह की है, यही चीज़ आपने करनी है, ठीक है। वो करके आपने जो है ना वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट जो है ना आपने सेंड करना है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।